उसमें हमने 1% कंपनी को छेड़ा था एंड हमने उसको देखा भी था। यस गाइस, वही कर रहे थे ना अपन, 1% कंपनी हमने किया था। यस सर। यस सर। या बताइए क्या होता है 1% कंपनी? Only one person has as a member. सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 है गाइस, जो डील करता है इसके साथ, जो बात करता है 1% कंपनी के बारे में, विच वी हैव डिस्कस्ड। हम लास्ट वीक तो शायद नहीं मिले थे, एक ही बार मिले थे। यस, ओपीसी गाइस, ओपीसी जिसके अंदर अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो उसमें मिनिमम एक ही मेंबर होता है, बल्कि मैक्सिमम भी उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं गाइस? एक ही मेंबर होता है। एंड अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की, तो यस, डायरेक्टर्स मिनिमम एक होता है, बल्कि डायरेक्टर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं ओपीसी में? 15, राइट। सो यस गाइस, इस हिसाब से कुछ आपका ओपीसी का स्ट्रक्चर रहता था। हमने साथ में प्राइवेट कंपनी का स्ट्रक्चर भी देख लिया था कि उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200. 200, राइट। एंड डायरेक्टर की बात करें तो मिनिमम 2 है, बल्कि मैक्सिमम 15, राइट। एंड हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी स्ट्रक्चर एक बार देख लिया था गाइस, ठीक है। सो उसमें अगर हमने देखे तो मिनिमम कितने मेंबर्स हुआ करते थे? 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, राइट। डायरेक्टर की बात करें तो 3 के 15 तक जा सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हमने डिस्कस किया था मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? हमने इसके अलावा भी ओपीसी के अंदर बहुत कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि ओपीसी में क्या होता है बताइए गाइस। 1% कंपनी अगर है तो ये 1% कंपनी में क्या सिनारियो रहता है? टेल मी, कैन एनीवन एक्सप्लेन? कुछ भी, जो भी आपको ओपीसी के बारे में मालूम हो। यस, पुतवाला नबील अहमद, यस प्लीज। सर हमने ये देखा था यस, हमने ये देखा था कि ओपीसी में जब कोई पर्सन अपनी खुद की कंपनी खड़ी करता है, तो उसको कंपनी शुरू करने से पहले ही अपना एक नॉमिनी चूज करना पड़ता है। ओके। और वो नॉमिनी तभी कंपनी का बन सकता है जब वो ओनर किसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में आ जाए जब वो खुद डिसीजन ले ना सके, तो ऑटोमेटिकली वो जो नॉमिनी है वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। ये हमने देखा था। ओके, ठीक है। ये जो नॉमिनी होता है, जब आप ओपीसी ओपन करते हो तब उसको चूज करना पड़ता है या बाद में करते हो? ओपन करते वक्त ओपन करते हो तो ओपन करते वक्त करना पड़ता है, राइट। और ये जो ओपीसी रहता है, ये ओपीसी समझना, ये जो ओपीसी आप चूज करते हो, ठीक है, ओपीसी के अंदर आप नॉमिनी बनाते हो, ये नॉमिनी क्या कंपल्सरीली इंडिया का रेसिडेंट या इंडिया का सिटीजन चाहिए? सर उस पे आप लिखाने वाले थे, आज नया कुछ आया है वैसा। हाँ सर, उसमें मैं अमेंडमेंट। आज लिखवाने वाला था, चलो ठीक है, वो अपन ने किया नहीं था, ठीक है ना। यस, ठीक है। सो ओपीसी की अगर हम बात करें गाइस, तो बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। प्लीज अपना अपना माइक बंद रखिए गाइस, एवरीवन आर रिक्वेस्टेड। मैं यहाँ से सबको म्यूट कर देता हूँ, जरूरत पड़ने पड़ी अनम्यूट कीजिए, ठीक है। यस गाइस, सो ओपीसी की अगर हम बात करें गाइस, तो पहले कुछ कैसा था, अब कैसा है। तो 1% कंपनी किसको बोलते थे पहले की अगर हम बात करें, तो वहां पे बोला जाता था अ कंपनी हैविंग ओनली 1 मेंबर, राइट। एंड जिसका पेड अप कैपिटल
पेड अप कैपिटल, समझना गाइस, अगर आपकी 1% कंपनी है, अगर आपकी 1% कंपनी है, तो ये 1% कंपनी का वहां पे जो टर्नओवर होता था ना गाइस, ये टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीस एंड पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, ऐसा हुआ करता था। मतलब कि मैक्सिमम आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है, एंड टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपया। अगर आप इससे बियॉन्ड, अगर आप ये क्राइटेरिया से बियॉन्ड चले गए, सपोज किसी ओपीसी को बड़ा बिजनेस मिल गया और उसका टर्नओवर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो उसको कंपलसरीली ओपीसी से प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाना पड़ता था। अगर आपका पेड अप या फिर टर्नओवर एक्सीड होता था तो सो ये तो दिक्कत हो गई यार, कि सपोज आज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में वहां पे 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, तो फिर मैं ओपीसी खोल ही नहीं सकता ना। क्यों? अगर जैसे ही 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा, मुझे ओपीसी को क्या करना पड़ेगा गाइस, कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। ये तो फिर दिक्कत वाली बात हो गई, मेरे को ओपीसी के अंदर ही रहना है। प्राइवेट या पब्लिक में जाऊंगा तो अगेन मुझे किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, दूसरा मेंबर लाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो तो मुझे वैसे भी नहीं करना था, इसीलिए तो मैं ओपीसी ओपन कर रहा था, राइट। इसीलिए ये जो बजट, हर बार बजट आता है, आप लोग को मालूम है गाइस, राइट, 1 फरवरी को बजट आता है। तो ये जो 2021 में जो बजट आया, इस बजट के अंदर ये अमेंडमेंट आया, एंड इस अमेंडमेंट के अंदर बोला, ये जो अमेंडमेंट आया गाइस, इसके अंदर बोला कि नाउ देयर इज नो लिमिट ऑफ पेड अप एंड टर्न। अब कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि आपकी ओपीसी का 50 लाख का पेड अप हो, 50 करोड़ का पेड अप हो, 500 करोड़ का पेड अप हो, आपको ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझना मेरे भाइयों तथा बहनों, आपके नवंबर अटेम्प्ट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहेगा। ये 1 अप्रैल से लागू भी हो गया है, समझना है कैसे। ये आपको बताया 1 फरवरी को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसिस निर्मला सीतारमन जी, राइट, उन्होंने 1 फरवरी को ये अनाउंस किया और ये लागू हो गया 1/4/2021 से। सो आपकी नवंबर की जो एग्जाम होगी उसमें ये डेफिनेटली लागू होगा, राइट। तो अब आपको, पहले तो क्या हुआ करता था, अगर आपका पेड अप 50 लाख से बढ़ जाए या फिर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज भी बढ़ जाती थी मेरे भाइयों तथा बहनों, तो कंपलसरीली आपकी ओपीसी को आपको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता था, समझना। बट अब ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कि अभी ओपीसी में जितना चाहे उतना पेड अप कैपिटल रखो, जितना चाहे उतना टर्नओवर करो, देयर इज नो सच लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये समझ में आ रहा है आप लोग को गाइस? ठीक है। दूसरा, मैं आपके साथ यहाँ पे दिखाता भी हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट है गाइस, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। वेबसाइट को मैं आपको डेफिनेटली विजिट भी करवाऊंगा, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स ऑन दिस वेबसाइट अवेलेबल, जो अपन टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको डिस्कस भी करेंगे।
अभी ये कंपनीज एक्ट जो है ना गाइस, अगर आपको अपडेटेड कंपनीज एक्ट चाहिए, सो देयर इज अ कंपनीज एक्ट 2030 एमसीए की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे देयर इज अ ई बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है। सो वो ई बुक के अंदर आपको पूरा टिल डेट अमेंडेड कंपनीज एक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अभी वहां जाके अपन, बिकॉज अपनी जो मॉड्यूल है उसके अंदर तो अमेंडेड वो वाला पोर्शन नहीं है ना, बिकॉज वो उससे पहले छप चुकी है, 1 फरवरी से पहले छप चुकी है, राइट। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट आईसीआई हमको लेटर ऑन अपनी वेबसाइट के ऊपर बताएगा। आईसीआई डेफिनेटली आपको बताएगा कि ये अमेंडमेंट्स, बट आपका आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर आता है एग्जाम के कुछ टाइम पहले, उसके अंदर ये अमेंडमेंट मेंशन करके इंस्टीट्यूट हमको बताएगा, राइट। तो यहाँ पे अपन को सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर 1% कंपनी देखने को मिलता है। ये सेक्शन 2 का डेफिनेशन सेक्शन है गाइस। जो आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसमें 62 1% कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, ठीक है। इसके भैया कितने मेंबर्स है, कुल मिला के इसके एक ही मेंबर है, ठीक है। अभी इसमें डबल डॉट किया हुआ है, वो उसके अमेंडमेंट को लेके किया हुआ है, ठीक है। सो मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, यस ये वाला आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा गाइस, अमेंडमेंट्स फॉर ओपीसी इन बजट 2021-22 यूनियन बजट जिसको हम बोलते हैं गाइस। जो लागू 21-22 के लिए होता है, इसीलिए उसको इस हिसाब से बोलते हैं यूनियन बजट 21-22, ठीक है। ये देखिए गाइस, आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एन ओपीसी कैन वॉलेंटरीली कैन कन्वर्ट इटसेल्फ वॉलेंटरीली। पहले ये भी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे गाइस कि आप वॉलेंटरीली अपने आप को अगर ओपीसी से कन्वर्ट करवाना चाहते थे, समझिए पहले क्या हुआ करता था, वो भी मैं यहाँ पे आपको उस रेगुलेटिंग भी दिखा देता हूँ कि पहले क्या हुआ करता था ओपीसी के अंदर। सो आपने एक बार ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर दिया ना, तो आपको वॉलेंटरीली कन्वर्ट करना है ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक के अंदर। वॉलेंटरीली मतलब अपनी इच्छा से। सी अगर आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से बढ़ जाता है या टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ जाता है तो आपको कंपलसरीली कन्वर्ट करना पड़े। ये जो कन्वर्ट करना है ना, ये कंपलसरी था, ये आपको कंपलसरीली कन्वर्ट करना पड़ता था, राइट। बट यस अभी आपको वॉलेंटरीली, पहले की बात है, पहले वॉलेंटरीली कन्वर्ट करना था। तो आपने ओपीसी जिस दिन इनकॉर्पोरेट किया उसके 2 साल के बाद ही आप उसको प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे। आपका पेडअप बढ़ गया है 50 लाख से ज्यादा या टर्नओवर बढ़ गया है तो आपको कंपलसरीली कन्वर्ट करना पड़ता था गाइस। बट वॉलेंटरीली मतलब आपका पेडअप 50 लाख से अंदर है, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से अंदर है, पर स्टिल आपकी ऐसी इच्छा है कि भैया भले ही हमने ओपीसी बनाया बट अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अंदर। तब वहां पे ऐसा प्रोविजन था कि 1% कंपनी जो है वो 2 साल के बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, उससे पहले आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये अमेंडमेंट भी इसके अंदर जो था गाइस वो निकाल दिया है। सो इफ यू कैन सी दिस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करंट प्रोविजन एन ओपीसी कैन नॉट, ये देखिए गाइस ये करंट प्रोविजन, एन ओपीसी कैन नॉट वॉलेंटरली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी unless it fulfills any of the condition. A period of 2 years is expired from the date of incorporation, या फिर उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से बढ़ गया तो अपने आप को कन्वर्ट करना पड़े, या फिर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ गया तो करना पड़े। ये था पुराना प्रोविजन, ये है आम जिंदगी, ठीक है। अभी आया नया प्रोविजन मतलब कि अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने वहां पे बताया
कि अभी क्या अमेंडमेंट आया। तो क्या लिखा है ये देखिए, an OPC can voluntarily convert itself into any kind of company at any time। ये क्या लिखा है, at any time, मतलब कि अभी आपको कोई वहां पे टाइम रखने की जरूरत नहीं है, 2 साल खत्म हुए, विदाउट मीटिंग एनी क्राइटेरिया। मतलब आपका पेड अप 50 लाख हुआ है नहीं हुआ है, टर्नओवर 2 करोड़ हुआ है नहीं हुआ है, और आज आपने ओपीसी बनाया, आपको कल कन्वर्ट करना है, आप कर सकते हो। आपको 4 साल के बाद कन्वर्ट करना है, कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, राइट। तो ये ओपीसी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपलसरी कन्वर्जन करना पड़ता था गाइस। अगर आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से बढ़ जाए ना, तो आपको, ये तो बात हुई वॉलेंटरी की, अभी बोलता है कि कंपलसरी, आपको कंपलसरीली ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता था अगर आपका पेड अप 50 से बढ़ जाए या फिर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ जाए। अभी वो रिक्वायरमेंट भी चली गई। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपलसरी कन्वर्जन on exceeding the specified turnover or the paid up capital is done away with, मतलब उसको निकाल दिया। and now 1% company can grow without any restriction। ये अमेंडमेंट 1/4/2021 से लागू हो जाएंगे। ठीक है गाइस। सो आपको जो लिखना है वो ये लिखना है, आपकी बुक के अंदर ये लिखिए, प्रपोज्ड बाय यूनियन बजट 2021, या फिर आप सिर्फ इतना लिख दीजिए अमेंडमेंट। ठीक है, और आपको इतना लिखना है यहां से, एनओपीसी से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं गाइस, 2-3 मिनट का। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कीजिए। यस, सो 1% कंपनी गाइस, ये 1% कंपनी, अर्लियर द प्रोविजन वाज के इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट ही 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता था। बट यस, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 अमेंडमेंट आया। अभी अगर कोई एनआरआई भी अगर ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। सेकेंड अमेंडमेंट गाइस, हु विल बी कंसिडर्ड इंडियन रेसिडेंट। तो पहले कुछ ऐसा प्रोविजन हुआ करता था कि अगर आप पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में मिनिमम 182 दिन रहे हो तो आपको करंट ईयर में इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा। वो प्रोविजन अब चेंज होके 1 अप्रैल 2021 से वो हो गया है कि अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 120 दिन रहे हो तो 182 से वो चेंज होके रिड्यूस होके क्या हो गया गाइस, 120 दिन। सो अगर आप इंडिया में पिछले साल 120 डेज स्टे किया है तो करंट ईयर में आप इंडियन रेसिडेंट माने जाओगे। तीसरा जो ओपीसी के लिए प्रोविजन आया गाइस 1 अप्रैल 2021 से जो लागू हुआ, राइट, वो कुछ ऐसा था कि अगर आप ओपीसी को किसी भी कंपनी के अंदर वॉलेंटरीली या कभी भी, जब कभी भी कन्वर्ट करना चाहते हो या कन्वर्ट करना नहीं चाहते, चाहे आपका पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से बढ़ गया हो, चाहे आपका टर्नओवर बढ़ गया हो, या व्हाटएवर द केस में भी, आप अपनी ओपीसी के अंदर बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, एंड कभी भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इट इज अप टू विद द मेंबर ऑफ द ओपीसी वेदर ही वांट्स टू कन्वर्ट और नॉट। ठीक है गाइस, सो ये 3 अमेंडमेंट्स, भारी भरकम अमेंडमेंट्स जो थे वो हमने देखे। चौथा अमेंडमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस, द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी कन्वर्जन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ऑन एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड टर्नओवर और द पेड अप कैपिटल इज डन अवे विथ, एंड नाउ द ओपीसी कैन ग्रो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। राइट, सो अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये पॉइंट भी हमने लिख दिया था गाइस, अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो ये 4 चीजें गाइस ओपीसी के लिए थी, 1 2 3 4 के जो इफेक्टिव हो चुकी है। ठीक है, अभी अपन अपने मॉड्यूल के अंदर जाते हैं। ये रहा आपका 1% कंपनी, जिसमें मैंने आपको ये 8वें नंबर के पॉइंट के अंदर बोला था कि भैया इसके अंदर अपन कुछ चेंजेस करेंगे। राइट, अभी 8वें नंबर का पॉइंट पहले क्या हुआ करता था, ओनली अ नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का रेसिडेंट है, और जो पिछले साल भारत में 182 दिन रहा है वही कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। अभी ये सब कुछ चेंज, और इसके सामने मैंने लिखवा दिया कि भैया 182 दिन वाला 120 दिन हो गया। फिर दूसरा, इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट होने की जरूरत नहीं है, इवन एनआरआई भी क्या कर सकता है गाइस, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ओपीसी वी कैन से।
स्पेसिफिकली, राइट। अभी उसके बाद गाइस, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अपन अभी आगे बढ़ेंगे गाइस। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल, क्या बोला गाइस, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन कंपनी। मतलब कि आप एक टाइम पे एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, एक से ज्यादा ओपीसी आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। समझना गाइस, we can see this provision, the 9th number point, हम नंबर देते जाएंगे, एक हमारे लिए 9वें नंबर का पॉइंट है। ठीक है, तो क्या बोलता है गाइस, नो पर्सन, व्हाट इट सेज, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। मतलब आप एक से ज्यादा ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो गाइस, समझना, इस पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा विचारणा भी करेंगे। आप एक से ज्यादा ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या आप कर सकते हो? जैसे कि मैं आपका यहाँ पे बोलूं कि सपोज आज सचिन ठक्कर है, मैंने एक ओपीसी बनाया, सचिन एडवाइजरी ओपीसी, जिसके अंदर सचिन ठक्कर मेंबर है, एक ही मेंबर होता है इसके अंदर, मैं मेंबर, ठीक है। अभी क्या मैं दूसरी एक ओपीसी बनाना चाहता हूं, सचिन एडवाइजरी ओपीसी। एडवाइजरी तो पहले है एजुकेशन ओपीसी, जिसमें मैं कोचिंग क्लास चलाना चाहता हूं। तो क्या मैं ये सचिन एजुकेशन ओपीसी बना सकता हूं? समझे मेरी बात, यहाँ पे पहले था ऑलरेडी और मैं इसका मेंबरशिप कंटिन्यू है और मैं यहाँ पे भी मेंबर बनना चाहता हूं, तो कानून ने गाइस मना किया कि अगर मैं एक जगह पे ऑलरेडी मेंबर हूं तो मैं दूसरी ओपीसी नहीं बना सकता। एक टाइम पे मैं सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता हूं, एक से ज्यादा ओपीसी मैं नहीं बना सकता। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? एक टाइम पे आप कितनी ओपीसी बना सकते हो गाइस? तो एक टाइम पे आप एक ही ओपीसी बना सकते हो। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बिकम मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। एक कंपनी के अंदर मैं वहां पे मेंबर रह सकता हूं और एक कंपनी के अंदर नॉमिनी रह सकता हूं, उससे ज्यादा ओपीसी मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। फिर क्या माइनर ओपीसी बना सकता है? क्या माइनर बंदा ओपीसी बना सकता है? माइनर जिसको अभी 18 साल नहीं हुआ है। नो माइनर shall become member or the nominee of the OPC or can hold any shares with the beneficial interest. No, minor cannot. ना तो वो सर उसका गार्डियन रख के वो क्या शेयर सेल कर सकता है और ओपीसी का मेंबर बन सकता है? नो, ऐसे भी वो नहीं कर सकता। मतलब कि किसी भी एंगल से माइनर अलाउड नहीं है। माइनर कैन नॉट बी मेंबर या फिर नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का वो कुछ भी नहीं हो सकता। वेरी क्लियर? इज देयर एनी डाउट? पॉइंट नंबर 11 एंड पॉइंट नंबर 12 अपन पहले व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 11 एंड 12, ठीक है, मैं इसके बारे में आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। एक और टाइप की कंपनी है गाइस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं, जो कंपनी है ना प्रॉफिट करने के लिए नहीं बनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझना मेरी बात, क्या कौन सी कंपनियां हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ये कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट करने का नहीं है। ये कंपनी प्रॉफिट करके बिजनेस करके प्रॉफिट कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है।
तो सर ये कंपनियां दान धर्म करती है? यस बेटा, ये इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई ऐसी संस्था है बेटा, मतलब कि हम बोलते हैं ना कि कोई एनजीओ चलाता है, यस वैसे टाइप की ये कंपनी है। तो अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, इसका सेक्शन कौन सा है पता है? कंपनीज एक्ट के अंदर मैंने आपको बोला था मेरे भाइयों बहनों कि कंपनीज एक्ट के अंदर 401 सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 470 सेक्शंस है। कितने सेक्शन है? 470 सेक्शन है, ठीक है। सो अभी ये जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 470 सेक्शंस, इसके अंदर एक सेक्शन इसके अंदर आता है इसका सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंदर आपको ये कंपनी देखने को मिल जाएगा जो प्रॉफिट करने के लिए नहीं बनी। इसका उद्देश्य क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एनजीओ है। तो अगर हम ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ओपीसी बना रहे हैं, ठीक है, और ओपीसी के अंदर मुझे सेक्शन 8 की एक्टिविटी करनी है, मतलब कि मैं कोई ऐसी ओपीसी बना रहा हूं, समझना मेरी बात है, मैं कोई ऐसी ओपीसी बना रहा हूं जिसमें मैं सेक्शन 8 का काम करूंगा, मतलब मैं कोई बिजनेस करके प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं, मैं दान धर्म कर रहा हूं, चैरिटी कर रहा हूं, लोगों में पैसा बांट रहा हूं, ठीक है, वैसा वाला काम मेरे को करना है। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? तो वहां पे कानून ने मुझे मना किया, आप ओपीसी ओपन करके सेक्शन 8 की एक्टिविटी नहीं कर सकते। पहली बात, ओपीसी बना के मैं सेक्शन 8 की एक्टिविटी नहीं कर सकता। ओपीसी को दो चीजों से वंचित रख रहे हैं, ओपीसी को दो जगह पे मना कर रहे हैं। एक, ओपीसी सेक्शन 8 की एक्टिविटी मतलब के एनजीओ की एक्टिविटी, मतलब के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी ओपीसी कदापि नहीं कर सकता। दूसरा दूसरा ओपीसी बैंकिंग का बिजनेस, राइट, जिसमें हम उसको बोलते हैं एनबीएफसी, इसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यस, ये वाला काम भी ओपीसी नहीं कर सकता, ठीक है। सो आप इस तरीके से अपनी बुक के अंदर या अपनी जो भी है इसमें ये ऐसा चार्ट बनाइएगा, इसमें लिखिए। ये इतना वाला पोर्शन लिखना है गाइस आपको। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, काइंड ऑफ एनजीओ होता है। तो ओपीसी सेक्शन 8 एक्टिविटीज नहीं कर सकता, ओपीसी एनबीएफसी की एक्टिविटीज भी वहां पे नहीं कर सकता। सर एनबीएफसी का आप एग्जांपल दे सकते हो? यस बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि मणप्पुरम गोल्ड लोन, ठीक है, फिर मुथूट फाइनेंस। ये लोग बैंक थोड़ी ना है, बट ये लोग बैंक वाला काम करते हैं, पैसा आपको ब्याज पे देते हैं, राइट। वो आपको पैसों की जरूरत है, आप वहां पे जाके लोन ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बेटा। तो इसीलिए वो लोग बैंक का काम करते हैं बट बैंक नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ओपीसी से सर हम क्या पैसों के लेने देने लेने का काम क्या हम कर सकते हैं? द आंसर इज क्लियरली नो, वी कैन नॉट।
सर यस जसवंत। सर अगर यहाँ बता डियर क्या हुआ? सर अगर ये नवंबर वाली एग्जाम में ये जो अमेंडमेंट आए हैं, वो अगर पूछते हैं तो हमें पहले अर्लियर वाला प्रोविजन लिखना होगा कि डायरेक्ट यही अमेंडमेंट आया वही लिखना होगा? बेटा नवंबर की एग्जाम में जो अमेंडमेंट के बाद प्रोविजन है वही लिखना है। आपको आगे का कुछ भी याद नहीं रखना है। मैं आगे का इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको पता चले कि पहले क्या था अब क्या हो चुका है। नवंबर या नवंबर के बाद आप कभी भी एग्जाम देते हो आपको अमेंडेड वाली प्रोविजन ही याद रखनी है। सर 9 नंबर पॉइंट है जो ओपीसी का, जो एक से ज्यादा ओपीसी नहीं खोल सकते, तो ऐसा रूल्स क्यों है? आवाज कट हो रहा बेटा तेरा, पीछे बहुत आवाज आ रही क्या? सर ओबीसी है जो एक से ज्यादा नहीं खोल सकते, तो ऐसा रूल्स क्यों बनाया हुआ? एक बंदा एक से ज्यादा ओपीसी नहीं खोल सकता, क्यों? बिकॉज वो 1% कंपनी है, राइट? फिर मैं अकेला, सी ओपीसी के अंदर अगर 2 जन होते और 2 जन को अलाउड करते तो आज सपोज मैं नहीं हूं तो मेरी जगह पे दूसरा पार्टनर संभाल लेता। बट अगर मेरे अकेले की 20 ओपीसी और 20 की 20 मुझे ही संभालनी, क्यों? बिकॉज उसमें मैं दूसरा मेंबर नहीं रख सकता। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं फुल डे के लिए 20 की 20 कंपनी संभाल लूं? इसीलिए वहां पे मना कर दिया बेटा। फिर सर उसके अंदर फ्रॉड की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ना? एक से ज्यादा नहीं कर सकते आप। यस। अब्जुर हुसैन बेटा क्वेश्चन मार्क भेजा आपने, क्या डाउट है आपको? विशाखा का डाउट है सर पे जा रहे हैं और हमें फोन, यस सर जस्ट अ मिनट बेटा, देयर इज अ डाउट फ्रॉम विशाखा। सर हम रास्ते पे जा रहे हैं और हमें फोन मिले तो हम उस फोन का सिम कार्ड निकाल ले और हम रख ले, तो इस पर कौन सा लॉ लागू होगा? बेटा चोरी का एक लागू होगा, पुलिस स्टेशन वाले आएंगे और 420 के केस में अंदर ले जाएंगे। इंडियन पिनल कोड 4 सेक्शन 420 लागू होगा। ठीक है, बिकॉज अगर आपको कोई भी चीज मिलती है तो आपको जमा करवानी पड़ती है। यस, और किसी का कोई डाउट है? सर यस, सर ओपीसी मेंबर दूसरी कोई कंपनी में मेंबर बन सकता है? ओपीसी मेंबर दूसरी कोई कंपनी में मेंबर बन सकते हैं कंपनी पर में या वो पब्लिक कंपनी में आप मेंबर बन सकते हो, आप दूसरी ओपीसी नहीं कर सकते बेटा। ओके सर। ठीक है, यस गाइस। सो Hello, पॉइंट नंबर sir. 11 एंड 12, पॉइंट नंबर 11 एंड 12, सच कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड। ये देखो लिखा हुआ है कि भैया ये जो ओपीसी है वो आप इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, दो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट या पब्लिक कंपनी, राइट? आप ओपीसी से पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में जा सकते हो बट आप सेक्शन 8 कंपनी में कभी भी नहीं जा सकते। सो गाइस ओपीसी में आप सेक्शन 8 कंपनी का बिजनेस नहीं कर सकते, ओपीसी में आप एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकते। Such company cannot carry out NBFC activities including investment in the securities of any body corporate। आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी वहां पे नहीं कर सकते गाइस। हेलो सर। यस बेटा। सर बाहर की कंट्रीज में तो रेसिडेंट बनने के लिए इतना लॉन्ग टाइम पीरियड होता है ना, अपने वहाँ ओनली 120 डेज, ऐसा क्यों? वो सब कंट्री का बेटा अलग अलग होता है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपको, यूएसए में कोई बंदा है जिसके पास ग्रीन कार्ड है तो उसमें सिर्फ 2 महीना भी अगर आप रहते हो तो आप रेसिडेंट कहलाओगे, राइट? सो वो ओके। कंट्री का बेटा अपना अपना फंडा होता है, वो अपनी सोच के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो चीजें करते हैं। तो सर फॉरेन के पर्सन को यहाँ पे पीआर ना मिली हो तो वो ओपीसी खोल सकता है 120 डेज पे? क्या बेटा तेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है, क्या हुआ? सर फॉरेन का कोई पर्सन है और उसको अभी पीआर नहीं मिला है यहाँ पर और वो 120 डे रह चुका है तो वो खोल सकता है ओपीसी? हाँ, वैसे भी अब तो बेटा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इंडियन रेसिडेंट हो या नहीं हो, आप एनआरआई हो, राइट? यू कैन डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दी ओपीसी। सर 120 डेज में परमानेंट रेजिडेंट हो जाता है?
बेटा रेसिडेंट होता है। परमानेंट रेसिडेंट की इनकम टैक्स के अंदर अलग से डेफिनेशन है, ठीक है, रेसिडेंट कहलाओगे आप, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। यस गाइस, 13 पॉइंट, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट, यहाँ पे ओपीसी ये देखिए, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years have been expired from the date of incorporation। मुझे बताइए क्या अब ये प्रोविजन लागू होगा? नो सर। नो, बिकॉज इसके अंदर तो हमने अभी अभी तो अमेंडमेंट पढ़ा, अभी कोई पेड अप कैपिटल या उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओपीसी जब कभी भी आप चाहो तब कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अपनी मॉड्यूल के अंदर उसको क्रॉस करके लिख दीजिए कि ये अमेंडमेंट आ गया है कब से, 1/4/2021 से, राइट। और उसके बाजू में आपने अमेंडमेंट लिख दिया होगा, नहीं लिखा है तो अपनी बुक के अंदर लिखा होगा, वहां पे रेफरेंस दे देना। देन इसके बाद, if one person company or any officer of such company contravenes the provision, they shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees, with a further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first during which such contravention continues। समझना गाइस, अगर वहां पे कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो 10,000 रुपए का वहां पे आपको फाइन लगेगा। दे शैल बी पनिशेबल विद फाइन, राइट, 10,000 रुपए का आपको फाइन लगेगा। बट अगर आपने फिर भी डिफॉल्ट कंटिन्यू रखा तो 1,000 रुपीज पर डे का फाइन आपको भरना पड़ सकता है अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया है तो। पार्श्व का डाउट है, पार्श्व बेटा यहाँ पे आपके पास मॉड्यूल है एंड अगर नहीं है तो ये 11th नंबर पॉइंट के अंदर पढ़िए बेटा, बिफोर आस्किंग डाउट। सच कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, incorporated or converted into a company under section 8। और आप बेटा पूछ रहे हो सर क्या ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी में? सर यस पार्श्व। सर ओपीसी मर्ज हो सकती है? ओपीसी दोनों, दो ओपीसी मर्ज हो सकती है? यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो सर मेंबर तो दो हो गए ना बाद में? नहीं, उसमें आपको कुछ इस हिसाब से मर्जर करना है कि जो दूसरी ओपीसी का मेंबर है वो अपने शेयर्स पहली ओपीसी के मेंबर्स को या पहला वाला दूसरे को दे दे। ओके, समझ में आया? यस सर। शेयर्स ट्रांसफर कर देने के आपको उस कंडीशन पे मर्जर अलाउड है। यस गाइस, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट वन पर्सन कंपनी गाइस। इसमें उसके हमने पॉइंट्स देखे, 13 के 13 पॉइंट्स, ये अगर आप देखोगे गाइस तो यस सारे पॉइंट्स हमने लाइन टू लाइन डिस्कस किए, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकंड पार्ट। ओपीसी का पुराण यहाँ पे खत्म होता है जिसमें हमने 4 अमेंडमेंट्स भी देखे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर कंपनी जिसका नाम है प्राइवेट कंपनी। अगर हम बात करेगा इस प्राइवेट कंपनी की तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 आपको याद रहता है तो रखिए, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। ओपीसी का 2 सब सेक्शन 62 था, प्राइवेट कंपनी का 68 है, राइट। तो प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे कानून ने बोला कि भैया एक ऐसी कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का वहां पे होना चाहिए, राइट। वो कितना होना चाहिए? तो इसने वहां पे बताया एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये सारी चीजें प्रिस्क्राइब्ड कहाँ पे होती है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक्ट में कहीं पे भी ऐसा लिखे ना कि यस ये वाली चीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो प्रिस्क्राइब्ड होता है रूल्स के अंदर, राइट। सो अभी एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड है, राइट। मतलब के यहाँ पे एस में भी प्रिस्क्राइब में जाके मैं पहले देखूं तो वहां पे कोई प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल नहीं है। मतलब अगर मैं 100 रुपए से भी 100 रुपए की पेड अप रख के मेरी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं या 1000 रुपए भी मैं वहां पे रखता हूं तो भी चलेगा। क्यों? बिकॉज मैं रूल्स की बात करूं तो इट हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी पेड अप कैपिटल। इसने कोई भी पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं किया है। अर्लियर 1956 वाला एक्ट था ना गाइस,
उसमें प्रिस्क्राइब था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल लगता तभी मैं प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता था, बट अब ये प्रिस्क्राइब नहीं है। मतलब मैं विदाउट पेड अप शेयर कैपिटल 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, उसने में भी अगर मैं मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूं। ठीक है। दूसरा, इससे आपका डेफिनेशन खत्म नहीं होता है। पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड ये एक ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ये है एंड विच, मतलब जो कंपनी है बाय इट्स आर्टिकल्स having 3 restrictions। मतलब के प्राइवेट कंपनी, मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एस में भी प्रिस्क्राइब्ड है एंड उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मैंने आपको 2 चीज बताई थी गाइस, कि आपकी जो कंपनी होती है उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं ना, कंपनी चलाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंपनीज एक्ट तो है ही, बट कंपनी के लिए क्या होता है गाइस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारी चीजें, तो वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ होता है। कंपनी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है गाइस, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। तो ये जो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, बल्कि मेमोरेंडम के अंदर टोटल 6 क्लॉज लिखे हुए होते हैं। सर 6 क्लॉज बोले तो मतलब कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, बोले तो रजिस्टर्ड ऑफिस उसको बोलते हैं। ठीक है। फिर कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट के लिए बनी है, कंपनी का हेतु क्या है बनने का, राइट, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट उसके अंदर लिखा हुआ होता है। कंपनी की लायबिलिटी जो मैंने आपको बताई थी ना, इसके लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, लिमिटेड बाय गारंटी होता है, तो वो कंपनी की लायबिलिटी कौन सी है, वो कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई होती है। आप जैसे ही कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम खोलोगे आपको पता चल जाएगा कि यस ये कंपनी की लायबिलिटी ये है। ठीक है, तो वो लायबिलिटी उसके अंदर लिखी हुई होती है। फिर उसके बाद कंपनी का कैपिटल कितना है वो मेमोरेंडम के अंदर, एंड ये कंपनी के शेयर्स किसने सब्सक्राइब किए हैं, तो उसके अंदर ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी लिखा हुआ होता है। सो देयर आर टोटल 6 क्लॉज, मैं आपको वो अच्छे से याद भी रखवाऊंगा। जब मेमोरेंडम का पॉइंट आएगा गाइस, मैं आपको ये एक स्टोरी सुना के याद रखवाऊंगा, 6 के 6 पॉइंट्स सीक्वेंस वाइज आपको भी याद रखवाऊंगा। ठीक है, अभी उसको याद रखने की जरूरत नहीं, बट अभी सिर्फ इतना समझना है कि मेमोरेंडम के अंदर एक्चुअली में क्या आता है। तो मेमोरेंडम के अंदर ये 6 क्लॉज आते हैं। ओपीसी का मेमोरेंडम होता है तो उसमें ये 6 क्लॉज तो आते ही है, एक 7वां क्लॉज भी आता है, समझना। ओपीसी के लिए 6 क्लॉज नहीं होते, 7 क्लॉज होता है। 7वां क्लॉज कौन सा होता है पता है, नॉमिनी क्लॉज, और वी कैन से नॉमिनेशन क्लॉज। क्यों, बिकॉज ओपीसी के अंदर एक नॉमिनी भी होता है ना। ठीक है, तो वो नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो ये 7वां क्लॉज सिर्फ और सिर्फ ओपीसी कंपनी के लिए है, बाकी सबके लिए सिर्फ 6 क्लॉज ही होते हैं, समझना गाइस। ठीक है, सो यस गाइस, टोटल 6 क्लॉज इस मेमोरेंडम के अंदर है। तो ये तो बात हुई मेमोरेंडम की। आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है, तो आर्टिकल्स के अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। कंपनी चलाने के क्या होते हैं गाइस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो अभी ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या बोल रही है, उसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भैया ऐसी कोई भी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है। फिर हमने जाके रूल्स को देखा तो कोई प्रिस्क्राइब कैपिटल नहीं था, मतलब आपको जितने रुपए में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है उतने रुपए से आप ये कंपनी डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फिर उसमें दूसरी एक बात आई कि भैया उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी तब बोला जाएगा जब उसके आर्टिकल्स के अंदर, अभी फिर हमने जाके देखा कि आर्टिकल्स किसको बोलते हैं, तो उसके आर्टिकल्स के अंदर मिनिमम कितने रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, 3। किस चीज के, मिनिमम 3 रिस्ट्रिक्शंस तो बराबर है, चलो कोई बात नहीं, अपन रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, बट कौन से चीज के 3 रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, तो रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 के इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स
200 होने चाहिए, मतलब कि इस कंपनी के 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम इसके मेंबर्स कितने होने चाहिए गाइस? 200। 200 से ज्यादा मेंबर्स इसके नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट जब हम ये 200 की लिमिट काउंट करते हैं ना, ये हम 200 की लिमिट काउंट करते हैं, तब हम वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है उसको काउंट नहीं करेंगे। व्हाइल कैलकुलेटिंग the limit of 200 following shall not be counted। जब आप 200 की लिमिट काउंट कर रहे हो तो आपको ये दो चीजें काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी के एम्प्लॉय को, हम यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर्स देख रहे हैं, कंपनी के मेंबर्स देख रहे हैं, तो कंपनी के एम्प्लॉय को काउंट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, कंपनी का जो एक्स एम्प्लॉय है, नॉट सिर्फ एक्स एम्प्लॉय बट एक्स एम्प्लॉय मेंबर को, मतलब मैं आपको उसका एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ कि सपोज आज मेरी कोई कंपनी है सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अभी ये जो मेरा सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड है, इस SAPL के अंदर 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो क्या ये 500 एम्प्लॉय और मेरी कंपनी के अंदर 150 शेयर होल्डर्स भी है, कि जिसको हम मेंबर्स बोलते हैं, तो क्या मेरी कंपनी में 150 प्लस 500 650 मेंबर है? अरे नहीं सर, ये तो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को वहां पे मेंबर्स नहीं बोला जाता, ठीक है। दूसरा, ये जो 500 एम्प्लॉय थे ना, ये 500 में से 300 एम्प्लॉय को कंपनी ने इनको वहां पे शेयर्स दिया था। 500 में से 300 एम्प्लॉय को क्या दिया था गाइस? शेयर्स दिया था। एम्प्लॉय को आप शेयर्स देते हो? ओहो, यस देते हैं। एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया था तो कंपनी ने खुश होके उनको बोनस में शेयर्स दे दिया कि भैया लो आप शेयर्स ले जाओ, कंपनी के शेयर्स ले जाओ। अभी कंपनी के शेयर्स इनके पास आ गए तो ये तो कंपनी के मेंबर बन गए। तो क्या इनको हम 200 की लिमिट में काउंट करेंगे? द आंसर इज नो। अगर आप एम्प्लॉय को कोई शेयर्स देते हो तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। समझना गाइस, आई रिपीट, अगर आप एम्प्लॉय को कोई शेयर्स देते हो तो उसको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करने का, नॉट बी काउंटेड इन 200 लिमिट। फिर ऐसा हुआ कि ये जो 300 एम्प्लॉय जिसको शेयर्स दिया था ना, इसमें से 150 एम्प्लॉय और वी कैन से 100 एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया। समझना, टोटल 500 है, 500 में से 300 के पास शेयर्स है, ठीक है, उसमें से 100 एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया है। तो अभी ये कोई बंदा पहले अपनी लाइफ में था और अब चला गया, तो उसको एक्स बोलते। क्या बोलते गाइस? आई नो आप लोग कौन से एक्स की बात कर रहे हो, बट मैं तो एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। तो ये एम्प्लॉय पहले कंपनी में था, अब नहीं है, तो उसको कौन सा एम्प्लॉय बोलेंगे हम? एक्स एम्प्लॉय। अभी भले ही वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, बट वो क्या कंटिन्यू है, अभी उसके पास कंपनी के शेयर्स तो है ही। जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब कंपनी ने ये भाई साहब को शेयर्स दिया था। अभी इसने जॉब छोड़ दिया है बट अभी भी उसके पास कंपनी के शेयर्स है, तो उसको क्या बोला जाएगा गाइस? एक्स एम्प्लॉय मेंबर। एम्प्लॉय के लिए एक्स लिख दिया, मेंबर के लिए एक्स नहीं लिखा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्स एम्प्लॉय मेंबर। एक्स एम्प्लॉय मेंबर का मतलब क्या होता है? कम ऑन गाइस, फिर से, एक्स एम्प्लॉय मेंबर मतलब कि जब आप कंपनी के अंदर जॉब करते थे तब आपको कंपनी ने शेयर्स दिया था। अभी आपने क्या किया है? तो आपने उस कंपनी से जॉब छोड़ दिया है, बट अभी भी आपके पास उस कंपनी के शेयर्स है।
तो आपको बोला जाएगा एक्स एम्प्लॉई मेंबर। तो ये जो एक्स एम्प्लॉई मेंबर है, क्या उसको भी 200 की लिमिट में काउंट करेंगे? द आंसर इज नो। जब 200 की लिमिट काउंट करने के लिए बैठते हैं, तब आप कंपनी के एम्प्लॉय को भी काउंट नहीं करोगे एंड आप कंपनी के एक्स एम्प्लॉय मेंबर को भी काउंट नहीं करोगे। वेरी क्लियर गाइस? ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन। सी टोटल अपन को, ये पहला रिस्ट्रिक्शन, सॉरी टोटल 3 रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल्स के अंदर होने चाहिए, तब जाके उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोला जाएगा। उसमें पहला रिस्ट्रिक्शंस हमने रेफर किया, ठीक है। इसके अंदर एक और बात हम वहां पे देखेंगे पहले रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही, कि सपोज आज किसी ने जॉइंट में शेयर्स लिया है, तो वो कंपनी का जॉइंट होल्डर हो गया। सपोज कि आज कंपनी के 100 शेयर्स मैंने लिए, रिलायंस के 100 शेयर्स, ठीक है। बट रिलायंस के 100 शेयर्स मतलब 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास, मेरे जेब में 2 लाख रुपए नहीं पड़े थे, मेरे पास 1.5 लाख रुपए ही पड़े थे। तो मैंने 1.5 लाख रुपए का चेक मेरे अकाउंट से निकाला, 50,000 का चेक मेरी फियांसी के अकाउंट से निकाला, ठीक है। तो मैंने, हम दोनों ने जॉइंट में एप्लीकेशन किया, सचिन ठक्कर जॉइंटली विथ हिमानी ठक्कर, हम दोनों ने जॉइंट में एप्लीकेशन किया रिलायंस को, हे रिलायंस हमको तेरी कंपनी का 100 शेयर्स लेने हैं। तो रिलायंस क्या हम दोनों को एज अ मेंबर ट्रीट करेगा? द आंसर इज नो। हम दोनों को वो एक ही मेंबर है ऐसा ही ट्रीट करेगा, हम सिंगल मेंबर ही है, ठीक है। बिकॉज हमने कैसे एप्लीकेशन किया? जॉइंट होल्डर में एप्लीकेशन किया है। तो सपोज कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कोई बंदा जॉइंट एप्लीकेशन करता है शेयर्स लेने के लिए, बिकॉज उसके पास इनफ पैसा नहीं है या उसको जॉइंट में शेयर्स लेने हैं, उस रीजन से, भले पैसा है बट जॉइंट में शेयर्स लेने हैं, तब भी वो ले सकता है। तो अगर किसी ने जॉइंट में एप्लीकेशन किया है एंड शेयर्स लिया है, तो क्या उसको 2 मेंबर कंसीडर करें? द आंसर इज नो। अगर किसी ने जॉइंट में भी एप्लीकेशन किया है, तो ये देखिए गाइस, प्रोवाइडेड दैट where 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall be, for the purpose of this clause, be treated as a single member. उनको सिंगल मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा। ये हुआ आपका पहला रिस्ट्रिक्शंस। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? पहला रिस्ट्रिक्शन गाइस, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, पर जब 200 की लिमिट आप काउंट करते हो, तब आपकी कंपनी में जो जॉब करता हुआ एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे। एंड दूसरा, जो कंपनी का एक्स एम्प्लॉय मेंबर है, एक्स एम्प्लॉय मेंबर बोले तो कि पहले वो कंपनी का एम्प्लॉय था, बाद में जब एम्प्लॉय था तब उसको शेयर्स भी मिले थे, बाद में उसने जॉब छोड़ दिया है, बट अभी भी वो मेंबरशिप में तो कंटिन्यू है। तो ऐसे जो लोग हैं उसको भी वहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा 200 की लिमिट। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2, ये अपना पहला रिस्ट्रिक्शन था गाइस। अभी अब दूसरा रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि रिस्ट्रिक्शन नंबर 2, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, तभी उसको प्राइवेट कंपनी बोला जाएगा। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मतलब सर एक बार शेयर्स ले लिया मतलब आप बेच ही नहीं सकते? नहीं बेटा, यहां पे मैं आपको बता दूं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नॉट अलाउड, ओनली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड। सर ये नया आया कुछ? ये आपकी किताब में नहीं लिखा होगा गाइस। मतलब क्या? मतलब कि ऐसा नहीं कि आज सपोज आप लोग ने
सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के, मतलब कि मेरी कंपनी के आप लोग ने शेयर्स ले लिए तो आप उस शेयर्स को बेच ही नहीं सकते, समझना। सपोज के ये दिव्या चौहान ने मेरी कंपनी के शेयर्स लिया, मतलब वो कभी भी बेच ही नहीं सकती, दैट डज नॉट मीन गाइस। तो सर तो यहाँ पे तो बोला ना कि रिस्ट्रिक्ट है, ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेटा वहां पे आप उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो प्राइवेट कंपनी के अंदर, कि अगर प्राइवेट कंपनी का मेंबर, रिस्ट्रिक्शन कैसे डाल सकते हो, प्राइवेट कंपनी का मेंबर अगर शेयर्स बेचना चाहता है तो वो सबसे पहले जो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको अपॉर्चुनिटी देगा। वो लोग अगर शेयर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप बाहर किसी को भी नहीं बेच सकते, आपको पहले किसको मौका देना पड़ेगा, कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर, ठीक है। अगर ये एग्जिस्टिंग मेंबर मना करते हैं तो फिर आप किसी और को बाहर बेच सकते हो। तो उसको आपने एब्सोल्युटली मना नहीं कर दिया कि आप अपने शेयर्स बेच ही नहीं सकते, आपने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया कि तेरे को अगर बेचना है तो सबसे पहले इन्हीं लोग को बेचना पड़ेगा जो कंपनी के ऑलरेडी मेंबर है, वो लोग अगर नहीं लेते तो ही तू बाहर बेच सकता है। तो ऐसे आपने जो रिस्ट्रिक्शंस अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर लगाए हैं उसको बोलेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपने क्लियरली मना कर दिया है, एक बार दिव्या चौहान आपने कंपनी से शेयर्स ले लिया मतलब आप बेच नहीं सकते, आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा, तो वैसा रिस्ट्रिक्शन तो क्या हो गया, रीजनेबल, ये सॉरी एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हो गया। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन आप नहीं रख सकते, समझ, कम ऑन, आप लोग कभी भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते, आपको अलाउ तो करना ही पड़ेगा, ट्रांसफर तो वो कर ही सकता है, बट कुछ कंडीशंस उसके ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हो, दैट इज व्हाट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। नंबर थ्री, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के अंदर प्रोहिबिशन डाल दे कि प्रोहिबिशन का कोई तोड़ नहीं होता, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, मना मतलब मना, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स लेने के लिए, प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती मतलब कभी भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकती, कभी भी लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती, लोगों को आके रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकती कि मेरी प्राइवेट कंपनी में आओ और आके इन्वेस्टमेंट करो। आपको उसके लिए पब्लिक कंपनी बनना जरूरी है, अगर आप पब्लिक कंपनी होंगे तभी जाके आप क्या कर सकते हो गाइस, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो कि आओ और मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स कुछ भी, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए, सब कुछ सिक्योरिटीज के अंदर आ गया, तो ऐसे किसी भी चीज के लिए आप इनवाइट नहीं कर सकते। सो प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध होता है, मतलब आप किसी भी तरीके से ये चीज नहीं कर सकते, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक। तो सर ये कंपनी फिर पैसा कहां से लाएगी, इसके शेयर्स कौन लेगा, अपने नियर एंड डियर को बोलो, अपने रिलेटिव को बोलो, अपने घर के मेंबर को बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, ठीक है, बट आप ऐसे आम जनता में जाके जाहिर सभा करके हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है, यस आपको मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, यस आइए हम इतना रिटर्न आपको ऑफर कर रहे हैं, ये देंगे वो देंगे, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। ये तीन चीजें जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिख जाए उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। आर्टिकल्स के अंदर ही ये तीन चीजें होना चाहिए गाइस, ये तीन चीजें होगा आपकी कंपनी को प्राइवेट कंपनी माना जाएगा। सो दो कंडीशंस हुई, वैसे सर तीन बोला ना, दो चीजें हुई। पहली चीज क्या हुई, कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, दूसरा उस कंपनी के अंदर उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कितने रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, तीन रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, मैक्सिमम उसके अंदर 200 मेंबर्स होने चाहिए, उस 200 मेंबर्स में एम्प्लॉई एक्स एम्प्लॉई को काउंट नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शंस है वहां पे द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स, आप अपने शेयर्स बढ़िए, उसमें भी बोला एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नॉट अलाउड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड है, तीसरा प्रोहिबिशन है यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। सो गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये आपको तीनों चीजें जो मैंने लिखी है वो आपको हूबहू लिखनी है। सो आप लोग पहले अगर आपको ये भी लिखना है तो आप ये भी साथ में लिख सकते हो रिगार्डिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है।
ठीक है। सो ये आपको लिखना है गाइस, प्राइवेट कंपनी, ये आपको यहाँ पे पहला रिस्ट्रिक्शंस है, एंड देन उसके बाद सेकंड एंड थर्ड रिस्ट्रिक्शंस है। सो यस, ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस आपको दिख ही रहे हैं गाइस, इसको फटाफट लिख दीजिए। सर 6th क्लॉज कौन सा है? सॉरी बेटा,